नमस्कार दोस्तों। 2021 के एग्ज़ाम में हमने जो भी कुछ परफॉर्म किया है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर स्टूडेंट्स, वन ऑफ देम इज़ सविता चौधरी, जिन्होंने कि इस एग्ज़ाम को क्लियर किया और लास्ट ईयर डीओई के एंटर में ईवीजीसी की पोस्ट को संभाला है। तब से लेकर के अब तक ये ईवीजीसी के रूप में वर्किंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सविता थैंक यू सर। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस। और आगे इन्हीं से जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सविता, ईवीजीसी के रूप में ज्वाइन करने के बाद में अब तक का अनुभव कैसा रहा? सर अनुभव तो मतलब बहुत ही मज़ेदार रहा है, क्योंकि हर दिन एक ऐसा लगता है कि मतलब आप एक चैलेंज के साथ जाते हो स्कूल में। और स्कूल में जाने के बाद आपको हर दिन बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन सभी के कंसर्न्स इतने डिफरेंट होते हैं कि आपको रियल लाइफ में ईवीजीसी से पहले ये कभी पता नहीं था कि इतने सारे कंसर्न्स छोटे छोटे बच्चों के भी हो सकते हैं, और उसको किस तरीके से बच्चा ही डील कर रहा है और आप उसकी अगर उसी चीज़ में हेल्प कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा भी लगता है। और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि कितने सारे लोगों को बस थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, और जिसके बाद वो अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग महसूस करते हैं और फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व भी कर पाते हैं। इसी के साथ साथ स्कूल में ये भी पता चलता है कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनको भी अपने लिए गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स की भी हेल्प कर पा रहे हैं स्कूल में। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और डेली ये भी पता चलता है कि किसी और बच्चे के लिए या किसी और टीचर के लिए जब आप खुद से कुछ कोशिश कर रहे हो या ढूंढ रहे हो, तो आप भी एक हर एक दिन बहुत बेहतर होते हो। भाई मज़ेदार है, आपको एक बेहतर एक काउंसलर के रूप में सुनने में एक अलग ही अनुभव है। आपने ये कब डिसाइड किया था कि आप एक काउंसलर बनना चाहते हैं? सर ये वाला क्वेश्चन तो मतलब मेरे लिए काफ़ी खुद ही एक इंटरेस्टिंग रहता है। और मत क्योंकि मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि मैं काउंसलर या पीजीटी की पोस्ट पे जाऊंगी। अगर मैं अपना एकेडमिक्स को याद करूं तो मैं स्कूल टाइम में कभी भी एक ऐसी स्टूडेंट नहीं थी कि उसे पढ़ाई भी समझ में आती हो। और उसके बाद मैंने डाइट किया था, तो डाइट के दौरान इतना ही पता था कि डाइट की और जॉब लग जाएगी एज अ पीआरटी। उस टाइम पे मुझे डिफरेंस भी नहीं पता था कि टीजीटी और पीजीटी क्या होता है। और उसी के बाद ये भी देखा कि एसएसए में मतलब सर्व शिक्षा अभियान में जॉब लगी थी, तो उसको ज्वाइन कर लिया। बट एजुकेशन क्या है और किस तरीके से हायर एजुकेशन में जाते हैं, और एजुकेशन आपको कितना बिल्डअप करती है, और हमारे आसपास की सोसाइटी में किस किस तरीके से रोल प्ले करती है, इसका कोई आइडिया नहीं था। और मतलब फैमिली में भी ये नहीं पता था कि आगे पढ़ाई करते भी कौन से हैं। तो उस टाइम पे एसयूएल में एडमिशन ले लिया था ग्रेजुएशन में। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी बात करूं, बिकॉज हम सबसे ज़्यादा स्कूल में कैरियर काउंसलिंग की बात करते हैं, और खुद मेरा कैरियर इतना डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाके आया है। तो मुझे ये ज़रूर उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत महसूस होती है कि एक शुरुआत में अगर किसी को पता हो कि उसको वहाँ जाना है तो वो सीधा जा सकता है, बट अगर पता ही नहीं कि कहाँ जाना है तो उसको शायद बहुत रास्ते भटकने पड़ते हैं। तो इसी के साथ साथ जब मेरा ग्रेजुएशन मैंने स्टार्ट कर दी थी और एसएससी में मेरी जॉब लग गई थी, और उसके दौरान मैंने डीएसएसबी पीआरटी की जॉब के लिए प्रिपरेशन की थी बिट्स युवा में। उस टाइम पे उसका नाम बेसिक था। तो उसी दौरान सर से मुझे काफ़ी सारी अलग अलग डायरेक्शन मिली, क्योंकि उस वक्त सर अपना कुछ काम कर रहे थे। तो सर के पास मैंने सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और एजुकेशन, ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़े। और उस वक्त सर हमें डीएसएसबी पीआरटी और सीटेट की क्लासेस जब हम सर लेते थे, तो उसमें ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ थी कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ एक पेपर के लिए पढ़ रहे हो, बट उसमें पूरा ओवरऑल उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करते थे। तो उस टाइम पे सर ने मुझे सजेस्ट किया, दीपक सर ने, कि तुम्हें शायद कॉलेज में जाना चाहिए। बिकॉज जो कॉलेज में जाने के लिए एक रीसोशलाइजेशन होता है और आप एक डेवलप होते हो, वो चीज़ उतनी बेहतर नहीं थी, क्योंकि शायद एक कुकून में ही रहते थे घर पे, स्कूल पे, और चीज़ें पता ही नहीं थी, तो फिर वो एक्सप्लोरेशन बिल्कुल भी था ही नहीं। तो उस दौरान
बल्कि फैमिली से ये भी था कि नहीं जाना, क्योंकि एक एसवाइएल के बच्चे के लिए ये बहुत ही अजीब होता है एक तरीके से। यहाँ पे मैं अजीब इसलिए बोल रही हूँ कि उसके अंदर खुद भी डर होता है कि वो कॉलेज जा भी सकता है या नहीं, क्योंकि वो एक सोसाइटी में अपने पीयर ग्रुप में एक इस तरीके का हिस्सा होता है कि सभी लोग बोलते हैं कि एसवाइएल के बच्चे कुछ नहीं कर सकते, और वहाँ से निकल के जाना और कॉलेज में एडमिशन लेके सोचना भी अलग है। उससे ज़्यादा डर लगता था कि सरवाइव कैसे हो पाएगा कॉलेज के 2 साल में। तो वो सारी चीज़ें बहुत तरीके से हुई, और मैंने तब फिर मास्टर्स में एडमिशन लिया था, मास्टर्स इन साइकोलॉजी में। उसके बाद मैंने 2 साल साइकोलॉजी मतलब पढ़ने के लिए, और उसमें बहुत मज़ा आता था, इसलिए उस साइकोलॉजी को मैंने पढ़ा। तो उसके बाद डिप्लोमा किया था उसी में आगे जाने के लिए, और उसके बाद वो वैकेंसी आई थी। उससे पहले पता भी नहीं था कि ईवीजीसी कोई पोस्ट होती भी है, क्योंकि मैं सिर्फ आगे पढ़ने के लिए वो पढ़ रही थी। इसीलिए पेपर के दौरान भी मुझे कॉन्सेप्ट्स को रटना या याद नहीं करना पड़ा कि बैठ के मगअप करना पड़ रहा है। उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से शुरुआत से ही चल रही थी कि अलग अलग डायरेक्शंस में, क्योंकि पेपर में कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि एक पर्टिकुलर सिलेबस ही आएगा, क्योंकि उसमें कुछ भी आ सकता है। तो मुझे लगता है कि पीआरटी की प्रिपरेशन, उसके बाद साइकोलॉजी, और सर के पास जो डिफरेंट डिफरेंट हम सोशोलॉजी, एजुकेशन और फिलॉसफी और साथ में साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन पढ़ते थे, उन सारी ही चीज़ों ने बहुत हेल्प की। और उसके बाद 2020 में रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट आई थी, तो उसके बाद फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी प्रॉपर ईवीजीसी के लिए। भाई मज़ेदार है। मैं जब उस समय को याद कर रहा था कि जब हम वो फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन सबका एक अमेलगेमेशन प्रेजेंट करते थे, वो एक बड़ा आज़ादी का टाइम होता था। अब आजकल रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतने कंजेस्टेड और कितने कॉन्ट्रैक्टेड हो गए हैं कि हमारे हमारे पास उतनी आज़ादी नहीं रहती पढ़ाने की, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं अबव एंड बियॉन्ड जाने की। खैर, वो एक अलग बात है। सो ये बहुत ही अच्छा अनुभव था। आपने जब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस आया 2020 में, तो आपने सविता इसको कैसे स्ट्रैटेजाइज किया, कैसे इसकी स्ट्रैटेजी बनाई, और क्या आपने प्रोसेस शुरुआत में यूज़ किया? सर सबसे पहले तो स्टार्टिंग में मैंने अपना प्रीवियस पेपर देखा था 2018 का। तो 2018 का पेपर देखने से लग रहा था कि यार ये तो किया जा सकता है, बट डीएसएस भी इस बात के लिए फेमस है कि आपको सरप्राइजेज हमेशा ही मिलेंगे, तो सिर्फ उस चीज़ के लिए स्टक नहीं रह सकते थे। तो सबसे पहले मैंने अपना एक सिलेबस बनाया हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड कि ये टॉपिक है और ये सब टॉपिक है। उसके बाद सर की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो उसमें सर जिस जिस तरीके से जो जो टॉपिक्स करा रहे हैं वो पूरा एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट को लेके चलते थे। तो साथ साथ उस कॉन्सेप्ट को भी स्टार्ट किया और अपने सिलेबस में टिक्स लगाते गए कि कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं। उस दौरान मेरे को एक प्रॉब्लम ज़रूर आई थी, क्योंकि हो सकता है कि वो आप में से भी बहुतों को लगता हो कि कॉन्सेप्ट तो मुझे पूरा आता है, बट जब क्वेश्चन की फॉर्म में वो आता है तब बहुत मैं फंबल कर जाती थी। तो सर सजेस्टेड मी कि उस वक्त हम ऑफलाइन पढ़ते थे। यहाँ पे मैं ज़रूर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन किस चीज़ को प्रेफरेंस देना चाहिए, ये आज की डेट में स्टूडेंट्स का एक बड़ा सवाल रहता है। पर ये ज़रूर है कि जब हम ऑफलाइन पढ़ते हैं तो हम कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। क्लास में जो बच्चे दूसरे क्वेरी कर रहे हैं उसकी वजह से वो अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो वो जो हमारी एक कन्वर्सेशन के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू लर्निंग होती है, वो कभी भी शायद ऑनलाइन में उतनी बेहतर नहीं हो सकती जितनी बेहतर ऑफलाइन में रहकर एक क्लासरूम अंडरस्टैंडिंग में रहती है। तो उसी दौरान सर ने मुझे सजेस्ट किया कि जो हम 4 दोस्त थे, तो हमने सर ने सजेस्ट किया जैसे कि आप क्वेश्चन खुद ही से फॉर्म करो जो कि सर ने पढ़ाया है। तो फॉर एग्जांपल आज सर ने आरईबीटी कराया, तो उसी के बेस पे हमने सब ने 10-10 क्वेश्चन बनाए और हमने फिर आपस में वो क्वेश्चन एक दूसरे से पूछे। तो क्लास पढ़ी, उसके बाद उसी चीज़ के क्वेश्चन आंसर किए, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा जो हमारे छोटे छोटे गैप्स थे वो फिल होते गए। तो इस तरीके से प्रॉपर 1 साल तक हमारी प्रिपरेशन चली। इस मामले में ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पेपर से 1 महीना पहले या 4 महीने पहले हम उस चीज़ को तैयार करें। हमें एक तरीके से उसको 1 साल तो मैक्सिमम कहो या मिनिमम देना ही चाहिए, क्योंकि एक
हमारे पास प्रॉपर टाइम पीरियड है कि हम उसको समझ सकते हैं। और अगर वो शॉर्ट कर देंगे हम टाइम पीरियड, तो फिर हम उसे याद करने के पीछे पड़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन होता है उसका फोकस मेमोराइजेशन पे चला जाता है अंडरस्टैंडिंग की बजाय, जो कि हमें लर्निंग में एक तरीके से बैरियर ही क्रिएट करेगा। तो वहाँ पर प्रॉपर हमने जब 1 साल तक इस तरीके से उस कोर्स को किया, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा क्लासेस हमारी टाइम पे हुई थी ईवीजीसी में, तो उस दौरान प्रॉपर हमें क्लासेस प्लस क्वेश्चन आंसर पूरा करते ही गए थे। बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब पेपर में 1 महीना रह गया था, तो उस दौरान लगता तो था कि सब कुछ आता है, पर प्रैक्टिस नहीं की थी। तो उसी टाइम पे सर ने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की थी, और टेस्ट सीरीज से मुझे बहुत डर लगता था कि मतलब टेस्ट देना और 3 घंटे बैठना, ये सबसे ज़्यादा मतलब सोच के कि 3 घंटे एक ही जगह बैठना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता था। लेने के बाद भी, टेस्ट सीरीज लेने के बाद भी, मतलब शायद बहुत दिन हो गए थे टेस्ट दिया नहीं था, पर फिर सर ने ज़बरदस्ती जो हम बच्चे थे उनको वहीं पे बिठाकर जब टेस्ट दिलवाया, तो वहाँ पर जब 3 घंटे हम प्रॉपर बैठ रहे हैं और उस पेपर को दिया, तो वो जो एक हमारी बॉडी और माइंड का पोस्चर है, साथ में वहाँ पे एक टाइम स्पेस का जो कॉम्बिनेशन बन जाता है, वो शायद सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमारे एग्ज़ाम में, जो कि हमारी परफॉर्मेंस को और बेटर बना देता है। और आप देखोगे ज़रूर कि आपके नंबर भी कंपैरेटिवली ज़्यादा आ पाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टेस्ट सीरीज में ये रही कि मान लो आपको 200 मार्क्स के जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, उसको जब हम एनालाइज करेंगे, फर्स्ट डे एक टेस्ट दिया, तो उसके बाद जो 200 मार्क्स के उस क्वेश्चंस को हमने प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया, जो मुझे बिल्कुल नहीं आता उसको फिर लिखा, मतलब तो उसके बाद एक तरीके से आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाता है एक ही टेस्ट में। और फिर जब आप नेक्स्ट टेस्ट देते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस तो बेटर होती है, प्लस आपको दूसरे नए कॉन्सेप्ट्स पता चलते हैं, तो उससे आपका हर बार एनालिसिस होता चला जाता है, जो कि आपको एक हर बार एक नया कोर्स करने को, या फिर उस कोर्स के जितने भी गैप्स होते हैं उसको फिलफिल करने में हेल्प करता है। जो कि मतलब सर ने हमारी काफ़ी हेल्प की थी उस दौरान, की टेस्ट कैसे एनालाइज करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रह जाता है उस चीज़ में। बहुत ही बढ़िया। मतलब और उसके बाद टेस्ट हो गया आपने था। आपने पूरा स्ट्रैटेजी, आपने टेस्ट सीरीज, आपने क्वेश्चन किस तरीके से यूज़ किए ये तो बताया, लेकिन एक चीज़ नहीं बताई जो कि मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को, एस्पिरेंट्स को पता चलना चाहिए कि कौन सी बुक्स और मटेरियल को फॉलो करना है इन्हें। सर अगर मैं देखूं कि अगर कोई, इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई बच्चा साइकोलॉजी बैकग्राउंड से है या फिर कोई बच्चा साइकोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है। अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैंने साइकोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन में ली थी, बट मैंने उससे पहले काफ़ी अपने आप से पढ़ी थी। तो दोनों ही केस को अगर हम कंबाइन करके देखें, तो एक बार अपना बेस बनाने के लिए हम कोई भी एक बुक ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिसरेली हो गई, या बैरन हो गई, या फिर पार्सन एंड स्मिथ हो गई। इनमें से कोई भी एक बुक अगर हम हमेशा अपने साइड में रखें, और अगर इसी के साथ साथ अगर हमने ऑब्वियसली बिट्स युवा का कोर्स ले लिया, तो उसमें सारे ही कॉन्सेप्ट्स चैप्टर वाइज हैं, तो आप उनके साथ बैठकर जब उन चीज़ों को करते हो कि आप एक एक चैप्टर कर रहे हो, और कोई कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बुक से रेफ़र कर लेते हो, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से सबसे बेहतर रहेगी। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर आपको सिर्फ एक हेल्प कर सकता है कि अब तक क्या क्वेश्चन आए हैं, बट वो एक आपका ईएसपी नहीं रह सकता कि आपको मतलब वो उसमें से ही आपको कुछ आप अपना सिलेबस बना लो। यहाँ पर बुक्स के अगर हम बात करें और स्पेसिफिकली, तो एनसीईआरटी आपका बेस ज़रूर बनाएगी, पर ये है कि हमारे टाइम पे जो एग्ज़ाम आया था उसमें एनसीईआरटी ने बिल्कुल भी कोई, मतलब उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। बट हाँ, अगर आप एक एक चीज़ें लेके चलते हो, तो एनसीईआरटी प्लस अगर हम ग्रेजुएशन की कोई भी एक बुक उठा लेते हैं वो, प्लस आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं, तो अगर हम सर का कोर्स लेते हैं तो उसके अंदर जितने भी मतलब क्लासेस हैं वो सारी एक ही जगह आपको मिल जाएंगी, प्लस जो मतलब मटेरियल है वो आप मेरे ख्याल से तो खुद से ही बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने हाथ से उस चीज़ों को नोट्स बनाते हैं तो वो हमें ज़्यादा बेहतर समझ भी आते हैं और याद भी रहते हैं, तो वो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। गुड। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपका जो ये जो प्रोसेस ऑफ, ये जो जर्नी थी आपकी प्रिपरेशन की, इस दौरान
आप कैसे देखते हैं अपनी फैमिली सपोर्ट को, दोस्तों की सपोर्ट को, और अपने टीचर्स की सपोर्ट को, अपने एकेडमिक लेवल पे जो भी लोग थे जुड़े हुए, उस सपोर्ट को किस तरीके से आप इसका एक हिस्सा देखते हैं? सर अगर मैं एग्ज़ाम के दौरान उस सपोर्ट की बात करूं तो मेरे ख्याल से टीचर्स का हमेशा ही सपोर्ट रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं सर की, तो उन्होंने ही मतलब उस तरीके से मुझे डायरेक्शन दिखाया था कि इस पाथ को दिखाया था एक तरीके से, जो कि अगर वो चीज़ अगर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ही नहीं की होती तो शायद वो कभी पॉसिबल नहीं था। और फैमिली में रिज़ल्ट आने के बाद ये ज़रूर है कि मेरे पापा को मतलब काफ़ी ज़्यादा प्राउड था, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में अगर मैं बात करूं तो मैं पहली ऐसी थी जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी हो। तो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्राउड था उन्हें। और फ्रेंड्स जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, हम चारों ने ही बहुत ज़्यादा अच्छे हेल्दी कॉम्पिटिटिव वे में हमने एक दूसरे के साथ हमेशा डिस्कशन किया। अगर कोरोना टाइम चल रहा था तो हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हुए भी सारी चीज़ें इस तरह से प्रिपेयर करते थे। और कंप्लीट एक सपोर्ट हमेशा ही बना रहा, जो कि काफ़ी हेल्दी वे में मतलब उन्होंने सपोर्ट किया। आप अपनी ऑफलाइन क्लास को किस तरीके से एक देखते हैं कि उसने आपको कितना सपोर्ट किया, या शायद आप ऑनलाइन ही लेते तो ज़्यादा बेटर रहता? ये भी थोड़ा सा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स से। सर जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ये ज़रूर होता है कि हम कैसे भी पढ़ रहे होते हैं, और एक तो पढ़े हुए भी होते हैं और पढ़ भी रहे होते हैं। तो हम्म। हम हम बहुत सारे काम भी कर रहे हैं और साथ में हमारी क्लास भी चल रही है। हम खा भी रहे हैं और क्लास भी चल रही है। तो जिसकी वजह से हमें तो लगता है कि हमने क्लास ले ली 1 घंटे की 2 घंटे की, बट वो चीज़ पे हम बहुत सारे काम कर रहे थे। और जैसे कि हमने पढ़ा है, हम मल्टीटास्किंग नहीं होते हैं, और इस वजह से वो चीज़ हमारे मतलब अच्छे से हमें समझ भी नहीं आई होती, बस पर हमें लगता है कि हमने क्लास ले ली है, इसका मतलब हमारा काम हो गया है। बट यही चीज़ जब ऑफलाइन हो रही होती है तो हम सारी तरफ कंसंट्रेटेड होते हैं, क्लासरूम में बोर्ड की तरफ और टीचर की तरफ, और सभी एक दूसरे से डिस्कशन भी कर रहे होते हैं क्लासरूम से पहले भी, और जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद भी जितने भी हमारे डाउट्स रहते हैं हम उसी दिन सर से पूछ लेते हैं, सर को छोड़ते नहीं है। कभी कभार क्लास तो 1 घंटे की होती है बट उसके बाद का डिस्कशन 3-4 घंटे तक चला जाता है, जो कि शायद आपको ऑफलाइन में ऑनलाइन में कभी भी नहीं मिल सकता। तो ये तो ज़रूर है कि ऑफलाइन क्लासेस का आपको बेहद बेनिफिट होता है, और मुझे लगता है कि थोड़े टाइम बाद शायद इतना जो ऑनलाइन का भी चलन चला है बिकॉज ऑफ कोरोना, वो चीज़ वापस से ऑफलाइन की तरफ आ ही जाएगी। बिकॉज स्क्रीन टाइम आज की डेट में एक छोटे से बच्चे से लेकर एक ओल्ड एज तक इतना ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट डाल रहा है कि वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक बहुत सारे वेज में है। अरे भाई, हमारा ऑनलाइन का काम चलता है, तुम बहुत ज़्यादा ऑफलाइन ऑफलाइन मत करो। तो बहुत सारे ऑनलाइन के भी मेरे, खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाने से पहले बस एक छोटी सी चीज़, आप अगर हमारे अभी जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनसे अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ शेयर योर गुड वर्ड्स, और अगर अपना कुछ अनुभव बताना चाहें उन्हें तो। अ, अंत में मैं यही कह सकती हूँ कि जिस वक्त हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं हमें लग जाना होता है एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि सर ने मुझसे अभी थ्रेड्स की बात नहीं की। और अगर मैं थ्रेड की बात करूँ, हम सभी की लाइफ में जिस वक्त हम कुछ भी कर रहे हो बहुत सारे चैलेंजेस आते ही रहते हैं, बट उन चैलेंजेस को आप किस तरीके से देख रहे हो और किस चीज़ को हैवी दे रहे हो, आप अपने थ्रेड्स को हैवीनेस दे रहे हो या फिर आप अपनी प्रिपरेशन को हैवीनेस दे रहे हो। तो अगर आप यहाँ पर सेल्फ इंस्ट्रक्शन करो कि इस वक्त मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, क्या मुझे ये प्रॉब्लम को मेरे पेपर के बाद भी देख सकती हूँ और इस वक्त मुझे उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है, तो हम अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट एक 100% दे पाते हैं। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो ऑब्वियसली वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन में बेहतर प्रिपेयर कर पाओगे, बिकॉज आपका माइंड ही है जो आपको सब कुछ खिलाता है एक तरीके से। तो यहाँ पर यही है कि सब कुछ करो, कुछ भी छोड़ना नहीं होता प्रिपरेशन के टाइम पे, हर चीज़ को टाइम देना होता है, और उसके बीच मज़े भी करने होते हैं। और ऑल द अगर बेस्ट। अगर
एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पे बन गया कि सब कुछ करो, हम जैसे एक कोर्स बनाते हैं, बहुत ही गहनता से उसको डेप्थ में जा कर के कंपाइल करते हैं, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। कभी कभी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, ईवीजीसी का कोर्स 700 घंटे के आसपास का है, और फिर जो पेपर आता है, और वो पेपर अगर उससे थोड़ा सा आसान रहा, जैसे कि इस बार या पिछली बार या उससे पिछली बार, तो फिर आप इसको कैसे देखते हो कि मतलब क्या क्या स्टूडेंट को स्ट्रेटजाइज करना चाहिए और इस चीज़ को लेकर के, जैसे कि हमें लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा गहनता से जाना चाहिए, स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है और क्या होना चाहिए? सर जैसे अभी ईवीजीसी का एग्ज़ाम हुआ है, तो कुछ बच्चों ने जिस तरह से बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत हाई लेवल की थी, बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, और उसके बाद अगर क्वेश्चन उनके हिसाब से उतने हार्ड नहीं आए, तो वो जब वापस आए तो थोड़े से डीमोटिवेटेड लग रहे थे। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन, चाहे वो बहुत ही बेसिक हो, चाहे वो बहुत ही थोड़ा जटिल हो, कॉम्प्लेक्स हो, डिफ़िकल्ट नहीं बट कॉम्प्लेक्स हो, तो हमें उस हर एक क्वेश्चन को वैल्यू देनी चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि ये तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आते चले जा रहे हैं, तो हम एक तरीके से उसे डीवैल्यूड कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारा हो सकता है कि जो हमारा स्कोर है वो उतना ज़्यादा बेटर नहीं आ पाता। पर हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि बेसिक से लेके हमने एडवांस लेवल तक अगर पूरी तैयारी की है, तो हम अच्छे से एग्ज़ाम में खेलें, ना कि एग्ज़ाम किस तरीके से, एक तरीके से बॉल आ रही है वो डिपेंड नहीं करता, हमने किस तरीके से शॉट मारा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक तरीके से। दैट्स रियली वेरी नाइस। सो बेसिकली हम इस पूरे इंटरव्यू का अगर निचोड़ निकालें तो कुछ ऐसा ही होगा कि आप अपने बेसिक को स्ट्रांग रखिए और फिर उसके ऊपर इमारत के रूप में एडवांस बनाइए। एडवांस इमारत को बनाते समय ये ध्यान रखिए, ये बिल्डिंग है, टावर नहीं है, यानी इसमें कोई कंप्लीट नहीं होगा, ये कभी हमेशा ही बनता रहेगा, जस्ट लाइक पियाजेज स्कीमा। सो लर्निंग इज़ एवर ग्रोइंग प्रोसेस, और पूरी ज़िंदगी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के रूप में चलनी है। और मुझे देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये अभी भी पढ़ाई के टच में है सभी, और वो अपना ब्रेन लर्निंग और पता नहीं स्कीमा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, सब चीज़ें पढ़ रही है। सो अच्छा लग रहा है देख करके। सैलरी टाइम पे मिल रही है, मज़ा आ रहा है। चलो, खैर, तो यहाँ इसको समाप्त करते हैं। और अगर आपको अगर कोई प्रश्न हो तो सैवी ने बड़ा स्पेसिफिकली कहा है कि अगर उनसे अगर कोई फर्दर अगर प्रश्न हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, शी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।